हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जो स्टेट का, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड भी निकल गया है। स्टेट वाले में क्या है, पेडागोजी का स्पेशल आपका क्लास भी चल रहा था। और उस क्लास को हम लोग क्या है कि एक तरह से समावेशी शिक्षा में छोड़े हुए थे। समावेशी बोलते हैं, समाजीकरण में आपको क्या है छोड़े हुए थे। और हम बताए थे कि उसका कुछ पार्ट आपका बचा हुआ है। उसी पार्ट के बारे में चर्चा यहाँ पे हम लोग करेंगे। देखिए, यहाँ पे समावेशी शिक्षा का ही एक पार्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग लैंगिक पक्षपात। और लैंगिक पक्षपात के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा वीडियो आपका उसी के लिए है। तो पहले लैंगिक पक्षपात क्या होता है, इन बातों को समझने से पहले ये समावेशी शिक्षा में कैसे जुड़ा हुआ है, समावेशी शिक्षा में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी बातों को पहले समझना पड़ेगा। पहले देखिए, लैंगिक पक्षपात होता है क्या कि अगर किसी एक लिंग को हमने बढ़ावा दे दिया और दूसरे लिंग को हमने इग्नोर कर दिया, तो इसको बोलते हैं लैंगिक पक्षपात। मतलब दो लिंग अगर समान है, जैसे मान लिया लड़का या लड़की दोनों समान है, तो दोनों को समान व्यवहार करना चाहिए, दोनों के अनुसार क्या है समान कार्य करना चाहिए। तभी बोलेंगे कि लैंगिक पक्षपात नहीं, ये लैंगिक समानता है। तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो लैंगिक पक्षपात है, क्योंकि समाज में जो है लैंगिक पक्षपात बहुत ज़्यादा एक तरह से बुराई के तौर पे व्याप्त है। और हमें क्या है उसको समाप्त करना पड़ेगा। और इस चीज़ों का समाप्त जो है एक स्कूल के माध्यम से हो सकता है। और स्कूल में जितना बढ़िया शिक्षक एक तरह से क्या है वो एक तरह से व्यवहार करेंगे, वो शिक्षक के व्यवहार को बच्चे सीखेंगे। और वही सीखे हुए व्यवहार को बच्चे भी जाके गांव समाज में करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले देखते हैं लैंगिक पक्षपात है क्या, लिंग क्या है, उसके बाद समझते हैं पक्षपात क्या है। उसके बाद समझते हैं कि आगे के वीडियो में कि इनका क्या क्या कारण है और क्या क्या निवारण है। ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं लैंगिक पक्षपात। आप देखिएगा यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ था, लिंग। एक चीज लिखा हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं लिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग। एक चीज लिखा हुआ था जिसको हम लोग क्या है, लिंग बोलते हैं। लैंगिक पक्षपात में एक चीज था जिसको बोलते हैं हम लोग लिंग। लेकिन लिंग को सही तरीका से समझने के लिए यहाँ पे एक जो है चीज के बारे में बताया गया है, समझिएगा कि लिंग का जो मतलब होता है वो मतलब अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीका से होता है। जैसे अगर हम आपको बताएं, लिंग का एक इंग्लिश मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्स। सेक्स मतलब भी लिंग होता है। और इसी का एक और वर्जन होता है लिंग का जिसको हम बोलते हैं जेंडर। जेंडर ये भी लिंग है, मतलब इसका मतलब भी लिंग ही होता है। तो सेक्स का मतलब भी लिंग होता है और जेंडर मतलब भी लिंग होता है, दोनों का अर्थ लिंग होता है। लेकिन हम लोग का विषय क्या है, सेक्स होना चाहिए कि यहाँ पे जेंडर होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा है। तो समझिएगा पहले क्या बताना चाह रहे हैं। ये बताते हैं कि अगर कोई बालक, सेक्स मतलब ये होता है, जैसे हम आपको याद दिलाने का प्रयास करें तो पहले ज़माने में हम लोग पहले फॉर्म भरते थे। ज़माना तो नहीं बोल सकते हैं, अभी से क्या है 10 साल पहले या 5 साल पहले जब हम फॉर्म भरते थे, तो फॉर्म भरने में आप देखिएगा वहाँ पे जो लिखा रहता है वो सेक्स लिखा रहता था। मतलब आप वहाँ पे चुनिए कि लड़का है कि लड़की है, तो सेक्स में वहाँ पे लिखा रहता है मेल या फीमेल। तो सेक्स वो मतलब सेक्स जो है, ये जो बनावट है ये एक जैविक संरचना है। सेक्स कैसा है, ये एक जैविक संरचना है, जैविक। सेक्स जो है वो आपका जैविक संरचना है, जैविक संरचना, संरचना। तो जैविक संरचना मतलब क्या होता है कि ऐसी संरचना जो कि जन्म के साथ मिला हुआ है, मतलब कि जन्म के साथ मेरे पास आया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं जैविक संरचना। मतलब जो जन्म के साथ मेरे साथ आया हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक संरचना। मतलब क्या है कि जन्म से जन्म से जन्म से लड़का या लड़की होना, लड़का या लड़की होना, जन्म से लड़का या लड़की होना, लड़का या लड़की होना ही सेक्स है। लड़का या लड़की होना ही सेक्स है, जिसको हम लोग क्या है, लिंग के नाम से जानते हैं। इसीलिए आप किताबों में पढ़ते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है ना। वो जो पढ़ते हैं उसका कुछ और मतलब है, यहाँ पे मतलब है। तो हम बोलेंगे कि जिन चीज़ों के बारे में आपका कुछ अति एक तरह से क्या है, चेंजिंग नहीं है, जिन चीज़ों के बारे में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसे भगवान ने बनाया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिंग बोलेंगे। मतलब क्या है, जिसे जिसे भगवान ने बनाया है, जिसे भगवान ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, जिसे भगवान ने बनाया है, वह सेक्स है, वह सेक्स है। इसका मतलब कि लिंग जो सेक्स बोल रहे हैं, सेक्स वह है जिसे कि भगवान ने बनाया है। इसका मतलब है क्या कि ये स्थिर है, ये फिक्स है। मतलब ये जो सेक्स होता है वो आपका फिक्स है। फिक्स कहने मतलब कि निश्चित है, इसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लड़का को लड़की बना देंगे, मतलब निश्चित है, ये निश्चित है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है। बस हमें इतना जानना था कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए।
इसीलिए यहाँ पे जो दिया गया है वो आपको, मेरा जो विषय है वो यहाँ ये विषय के रूप में नहीं आता है। मेरा जो विषय कुछ और है, जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगला वाले टॉपिक में। और अगला वाला टॉपिक ही महान अहम एक तो से मुद्दा है, उस चीज़ के बारे में आप समझिए कि क्यों बोलते हैं हम लोग। अब क्योंकि ये मेरे पढ़ने का विषय नहीं है, क्योंकि ये चीज़ में जितना भी है उसमें एक टीचर का, एक समाज का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई रोल नहीं है। वो जो भी है एक तरह से क्या है, समाज का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो भी है भगवान का इन्वॉल्वमेंट है, या तो एक तो समझ सकते हैं कि वो आदमी का खुद का। तो यहाँ पे देखते हैं एक है जेंडर। जेंडर कहने मतलब इसको हिंदी में भी लिखा रहता है जिसका नाम होता है जेंडर। इसको हिंदी में भी लिखा रहता है जिसका नाम होता है ऐसे करके जेंडर लिखा हुआ रहेगा। और जेंडर मतलब भी लिंग होता है। तो हम बोलते हैं कि जेंडर क्या है, तो जिसे समाज ने बनाया है, जिसे जिसे समाज ने बनाया है, जिसे समाज ने बनाया है, जिसे समाज ने बनाया है वही जेंडर है। मतलब जेंडर वह संरचना है जिसको कि समाज ने बनाया है। इसका मतलब क्या है कि जेंडर जो संरचना होगा वो कैसा संरचना होगा, ये एक सामाजिक संरचना है। कैसा संरचना है, यह एक सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना है, रचना है, ये सामाजिक संरचना है। जेंडर जो संरचना है वो आपका सामाजिक संरचना है। तो इसका मतलब कि जिसे समाज ने बनाया है वही एक जेंडर है, वही जेंडर है। तो बताइए समाज फिर क्या बोला, तो समाज बोला कि अगर ये काम करिएगा तो आप लड़का कहलाइएगा, मतलब बॉय कहलाइएगा। और समाज बोला कि अगर ये काम करिएगा तो आप लड़की कहलाइएगा। तो समाज बताने का काम किया कि क्या क्या काम होगा। तो समाज बोला कि ऐसा है कि अगर कोई स्टूडेंट जैसे मान लीजिए कि हम कोई स्टूडेंट अगर देख लेते हैं, तो अगर यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे अगर समाज के अनुसार कोई भी स्टूडेंट क्या है कुछ करने का काम किया, जैसे हम बोले कि अगर कोई बाहर में क्रिकेट खेलने का अगर कोई काम किया तो वो लड़का होगा। क्रिकेट खेलने का काम किया तो वो लड़का होगा। हम बोले कि लड़ाई करने का जो काम किया वो लड़का होगा। हम बोले कि जो एक तरह से क्या साहस बनने का काम किया, साहसी अगर होने का काम किया तो वो लड़का होगा। जैसे मारपीट करने का काम किया तो लड़का होगा। जैसे मान ले कि आपसे बोलेंगे कि ज़्यादा बोलने वाला, मतलब कि कड़ा आवाज़ में बोलने वाला, कड़ा आवाज़ में, इससे बड़ा नहीं, कड़ा आवाज़ में, कड़ा बोलने वाला लड़का होगा। अगर इसी तरह के यहाँ की चीज़ों को बोल दिया कि जो है घर का काम करने वाला, घर का काम करने वाला लड़की कहलाएगा। घर के अंदर रहने वाला, मतलब कि घर के अंदर रहने वाला लड़की कहलाएगा। रोने वाला लड़की कहलाएगा। खाना बनाने वाला लड़की कहलाएगा। इसका मतलब जो ये सब काम करेगा वो लड़की कहलाएगा, जो ये सब काम करेगा वो लड़का कहलाएगा। ये दोनों तय किसने किया, समाज ने किया। इसीलिए हम बोलते हैं कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। कैसी संरचना है, तो सामाजिक संरचना है। तो जिसे समाज ने बनाया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक संरचना है। तो अगर यहाँ से आपको पता चल जाए कि अगर एक लड़का, यहीं पे बोलते हैं कि अगर एक लड़का, क्वेश्चन देखिएगा कैसे आपको क्वेश्चन घुमाता है। बोलता है कि एक लड़का जो है, एक लड़का एक लड़का एक लड़का एक लड़का एक लड़का रोता है, एक लड़का रोता है, तो तो उसके पापा जी, तो उसके पापा जी उसके पापा जी बोलते हैं कि लड़कियों की तरह लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, क्यों रहे हो रो रहे हो लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। तो बताइए उसके पापा के द्वारा दिया गया यह व्यवहार या बयान क्या दर्शाता है। पहला बोल रहा है क्या, लैंगिक पक्षपात, लैंगिक पक्षपात। दूसरा बोल रहा है लैंगिक समानता, लैंगिक समानता। तीसरा बोल रहा है लैंगिक
या लैंगिक ना बोल के बोलेंगे कि जैविक जैविक समानता। और डी में बोल रहा है, 4 नंबर में बोल रहा है कि नन ऑफ दीज। मतलब उसके पापा जी का ये जो व्यवहार है वो व्यवहार क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसके पापा जी मान रहे हैं कि रोने का काम लड़कियों का है। देखिए उसके पापा जी भी मान रहे हैं कि रोने का काम किसका है, रोने का काम लड़कियों की, लड़की की तरह क्यों रो रहे हो, इसका मतलब रोने का काम लड़की। तो हम उसी को बोलेंगे कि काम के अनुसार लड़का या लड़की होना ही एक तो से जेंडर है। तो हम यहाँ से एक चीज को नोट बना के लिखेंगे। क्या नोट बना के लिखेंगे उसको समझिएगा। क्या नोट बना के लिखेंगे, नोट बना के लिखेंगे, नोट बना के लिखेंगे काम के अनुसार, काम के अनुसार लड़का या लड़की होना, लड़का या लड़की होना, काम के अनुसार लड़का या लड़की होना ही जेंडर है। जेंडर, जेंडर है। और इसी जेंडर को हम लोग बोलते हैं क्या, लैंगिक रूढ़िवाद। मतलब ये जेंडर जो बताया गया है काम के अनुसार, और काम किसने निर्धारित किया, समाज ने। इसीलिए बोलते हैं जेंडर एक कैसी संरचना है, तो सामाजिक संरचना है। तो बताइए इसका जो आंसर होगा आपके अनुसार आंसर क्या होना चाहिए, इसका ये झंडे बता दीजिए। तो अगर ऐसा बोल रहा है तो आंसर जो होगा बताइए लैंगिक पक्षपात से भरा हुआ है कि नहीं उसके पापा जी। क्योंकि जैसा अपने बेटी को मान रहा है वैसा अपने बेटा को नहीं मान रहा है, मतलब काम के अनुसार लड़का या लड़की को चेंज कर दे रहा है। इसलिए जो मेरा आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा आपका ए फॉर एप्पल। तो यहाँ से ये चीज क्वेश्चन इतना ज्यादा आपको क्या है देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि एक शिक्षक जो है वो बोलते हैं कि लड़कियां जो है डांस में बढ़िया होती है। इसका मतलब क्या है, ये टीचर का ये जो व्यवहार हो रहा है इसका मतलब लैंगिक पक्षपात कर रहा है। ऐसे बहुत सारा ऐसा लड़का है जो डांस में बढ़िया होता है। अब एक टीचर बोलता है कि नहीं, एक तरह से क्या है, किसी भी चीज का बहुत बढ़िया देख रेख लड़का करता है, इस लड़कियां करती है। इसका मतलब कि लड़का खत्म हो गया, मतलब पक्ष जो टीचर किसका ले रहा है, किसी है। तो वही हम बोले कि किसी एक लिंग का पक्ष लेना ही, किसी एक लिंग को बढ़ावा देना ही, किसी एक लिंग को ही महत्वपूर्ण माना, उसको बोलते हैं लैंगिक पक्षपात। तो यहाँ से अब जब देखिएगा तो अब बताइए लैंगिक पक्षपात क्या होगा। अगर आपसे हम पूछेंगे कि लैंगिक पक्षपात क्या होगा तो आप क्या बोलिएगा, लैंगिक पक्षपात, लैंगिक पक्षपात, लैंगिक पक्षपात क्या होगा। तो आप बोलिएगा किसी एक लिंग को, लैंगिक पक्षपात क्या बोलिएगा, किसी एक लिंग को, किसी एक लिंग को, किसी एक लिंग को बढ़ावा देना, किसी एक लिंग को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, किसी एक लिंग को बढ़ावा देना ही लैंगिक पक्षपात, लैंगिक पक्षपात है, पक्षपात है। मतलब आप जो है बेटे को अपने साथ बाहर घूमने के लिए ले जाओ और बेटी को बोलो कि नहीं तुम घर में रहो, लैंगिक पक्षपात है। आप लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान दो, लड़कों पे कम ध्यान दो, लैंगिक पक्षपात है। आप लड़कियों को ज़्यादा फैसिलिटी दो, लड़कों को नहीं दो, लैंगिक पक्षपात है। आप लड़कियों को फ्री छूट दो और लड़का को छूट नहीं दो, लैंगिक पक्षपात है। आप किसी संगीतिक कार्यक्रम में लड़कियों को ज़्यादा प्रलोभन दो, ज़्यादा एक तरह से प्रोत्साहन दो और लड़कों को नहीं दो, लैंगिक पक्षपात है। किसी काम के लिए जोड़ देना कि लड़कियां जो है गायक बहुत बढ़िया बनती है तो लड़कियां का ही नाम ले लेना, इसका मतलब लैंगिक पक्षपात है। तो लैंगिक पक्षपात ये बताता है कि किसी एक लिंग के साथ काम को जोड़ देना ही लैंगिक पक्षपात है। तो दूसरा हम परिभाषा क्या बोल सकते हैं, किसी 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 खास, किसी खास काम के साथ एक विशेष, एक विशेष, एक विशेष लिंग को जोड़ देना, जोड़ देना ही लैंगिक पक्षपात है, लैंगिक पक्षपात है, पक्षपात है। किसी काम को, किसी काम के लिए किसी एक लिंग को जोड़ देना ही लैंगिक पक्षपात है। तो यहाँ समय लगता है कि आपको और ज़्यादा क्लियर होते जा रहा है। तो लैंगिक पक्षपात क्या है, जैसे हम यहाँ बोल सकते हैं एग्जाम्पल में, लड़कियाँ
लड़कियां डांस में बेहतर होती है, बेहतर होती है। बताइए ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या बता रहा है? लैंगिक पक्षपात। इसका मतलब आप जो है लड़कियां को बेहतर मानते हैं लेकिन लड़के को बेहतर नहीं मानते हैं। इसका मतलब यही है कि आपके नज़र में ये है। और आपका जो ये सोच है लैंगिक पक्षपात का, उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि लैंगिक पक्षपात का क्या क्या कारण है, लैंगिक पक्षपात का क्या कारण है कि लैंगिक पक्षपात को बढ़ावा दिया जाता है और ये कहाँ से शुरू होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। हमें लगता है कि बेसिक चीज़ आपको पता हो गया। तो मेरा जो एक तरह से स्टडी का सब्जेक्ट है वो है मेरा जेंडर। वो क्या है आपका? जेंडर। और जेंडर से ही जन्म लिया जिसको बोलते हैं लैंगिक पक्षपात। और लैंगिक पक्षपात क्या है यहाँ पे हम लोग अब देख चुके हैं। क्लियर है? तो बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा लैंगिक पक्षपात में। तो लैंगिक पक्षपात अच्छा है कि बुरा है, गलत बात है, उसके बारे में हम लोग क्या है एक तरह से और भी चीज को देखेंगे क्वेश्चन। हमें लगता है लैंगिक पक्षपात आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि लैंगिक पक्षपात का क्या क्या कारण है। लैंगिक पक्षपात के कारण, लैंगिक पक्षपात, लैंगिक पक्षपात होने के कारण, मतलब कौन कौन सा कारण है जिसके कारण लैंगिक पक्षपात को जन्म देता है? कौन कौन सा ऐसा कारण है जो लैंगिक पक्षपात को क्या मिलता है? लैंगिक पक्षपात को जन्म मिलता है। कौन सा ऐसा कारण है जो लैंगिक पक्षपात को जन्म मिलता है? बताइए। सबसे पहला कारण अगर हम देखा जाए लैंगिक पक्षपात के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि रूढ़िबद्धता, लैंगिक रूढ़िबद्धता, लैंगिक रूढ़ी रूढ़िबद्धता, लैंगिक रूढ़िबद्धता जिसको हम लोग बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। क्या बोलते हैं? जेंडर जेंडर स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप एक मेन कारण है। अब जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है उसके बारे में समझिए। इसको बोलते हैं क्या कि पूर्वाग्रह, लैंगिक पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्धता, रूढ़िग्रस्त है। क्या है? जैसे अगर मान लो कि आपके गांव में अगर कोई लड़का है और वो लड़का अपने बाल को अलग अलग कलर से एक तरह से रंगा हुआ है, तो उसके गांव में जो बैठा हुआ बुजुर्ग आदमी होगा उसको देख के बोलेगा कि ये लोफड़ लड़का है, ये लड़का जो है लोफड़ है। लेकिन वह मान के चलिए कि वो लड़का मुंबई में एक आर्टिस्ट है, मुंबई में वो कलाकार है, इसके बारे में नहीं जानता है। लेकिन उस हुलिया को पहचान के गांव वाले ने एक नाम दे दिया जिसको बोलते हैं लोफड़ है। का है? क्योंकि उसके गांव में जितना भी लड़का एक तो से बाल को कलर किया हुआ था अलग अलग कलर से, सभी ने लोफड़ निकला। और सभी लोफड़ निकला, इसलिए गांव वाले ने एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि जिसका भी बाल अलग अलग डिजाइन से कलर किया हुआ रहेगा वो लोफड़ होगा। उसी तरह से मान लीजिए कि कोई फटा हुआ पैजामा पहनता है, फटा हुआ शर्ट पहनता है, जो कि स्टाइल है, स्टाइल में सब रहना चाहता है। तो अगर कोई आदमी फटा हुआ पहनता है तो इसका मतलब ये थोड़े है कि उसके पास कल्चर नहीं है, ये थोड़े है कि उसके पास नॉलेज नहीं है। वो जमाने के साथ अपने आप को अपडेट कर रहा है, नॉलेज तो है। लेकिन अगर गांव वाले से पूछिएगा तो क्या बोलेगा? बोलेगा कि इसको कुछ नहीं आता है, ये लोफड़ लड़का है, पढ़ाई लिखाई से दूर है। बात मानिए कि ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़का जो है आईआईटीएन होगा, वो लड़का बढ़िया इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा। तो वो चीज़ हम नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए बोला है कि लैंगिक रूढ़िवादिता मतलब क्या होता है कि वास्तविकता को बिना जाने, वास्तविकता, वास्तविकता को बिना जाने, बिना जाने, किस, वास्तविकता को बिना जाने अपने अपने पूर्व के अनुभव के आधार पर, पूर्व के अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर, आधार पर किसी के बारे में, किसी के बारे में, किसी के बारे में निर्णय, किसी के बारे में निर्णय देना, निर्णय देना ही लैंगिक रूढ़िबद्धता है, लैंगिक रूढ़िबद्धता, रूढ़िबद्धता। मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है कि किसी व्यक्ति के वास्तविकता को बिना जाने अपने पूर्व के अनुभव के आधार पे, पूर्व मतलब कि आपके आपके अनुभव हो सकते हैं, आपके दादा के अनुभव हो सकते हैं, आपके माता पिता के अनुभव हो सकते हैं। पूर्व के अनुभव के आधार पे किसी चीज को जज कर लेना,
किसी लड़की या लड़का के बारे में निर्णय दे देना ही लैंगिक रूढ़िबद्धता है। बताइए, ये जो लैंगिक रूढ़िबद्धता है, आपको नहीं लगता है कि ये जो है लैंगिक पक्षपात का मेन कारण है? क्योंकि हम लोग पूरे गांव समाज में क्या देखिए क्या हुआ मेन कारण का समझिएगा। क्योंकि आपके जैसे मेरे माता पिता हैं, आपके भी माता पिता होंगे, आपके माता पिता को आपके दादाजी उनको बताए होंगे कि ऐसा है बेटा कि घर में अगर कोई वाइफ आ जाए, घर में कोई लेडीज आ जाए, तो उनको क्या करना कि घर के अंदर ही रखना, क्योंकि उनके पास दिमाग बहुत कम है। आप घर के अंदर ही रखना, उनको घर से बाहर कभी जाने मत देना। अपनी बेटी होगा तो बेटी को कभी पढ़ने के लिए मत देना, क्योंकि बाहर जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। और ये चीज को आपने गांठ बांध दिया, और गांठ बांध लिया तो इस तरह से कि आज के डेट में अगर आपसे पूछता है कि कोई लड़की पूछती है कि पापा हम बाहर जाएं पढ़ने के लिए, बोले नहीं बेटी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये जो आप नहीं पढ़ना है, जो निर्णय ले रहे हैं, किसके आधार पे ले रहे हैं? वो जो आपके दादाजी बोले हैं, वो जो समाज बोला है, वो जो लोगों ने बोला है, उसी के आधार पे निर्णय। जबकि आज की डेट में इस निर्णय को लोगों ने तोड़ रहा है। क्यों? लैंगिक पक्षपात को दूर कर रहा है। क्योंकि लैंगिक पक्षपात को दूर करके हम लोग लैंगिक समानता को जन्म दे रहे हैं कि अगर घर में लड़का पढ़ रहा है तो लड़की भी पढ़ना चाहिए, उसका भी उतना ही हक है पढ़ाई में जितना एक लड़का का है। तो उसी को बोलते हैं क्या कि एक को बढ़ावा देना। तो बताइए, जैसे हम बोल सकते हैं कि लड़की कमजोर होती है, हम क्या बोलेंगे? लड़की लड़की बाइक लड़की बाइक नहीं चला सकती है, नहीं चला सकती है। लड़की बाइक नहीं चला सकती, ये होता है लैंगिक रूढ़िबद्धता है कि नहीं? मतलब हम बोल सकते हैं कि लड़की लड़की साइंस नहीं पढ़ सकती है, साइंस नहीं पढ़ सकती है, मतलब लड़की साइंस नहीं पढ़ सकती क्योंकि उसके पास दिमाग कम है, ये सब मान के चला है गांव वाला। लेकिन जब इतना बड़ा बड़ा आदमी मिलता है, जब इसरो में एक तरह से क्या है, जो मंगलयान आप देखते हैं उसके लिए एक साइंटिस्ट का चयन होता है तो लड़की होती है। आप देखते हैं कि पायलट थी, एक तरह से क्या है, पायलट उड़ाने वाली जो होती है वो आपको लड़की देखने को नजर आता है। फाइटर जेट उड़ाने वाली होता है वो लड़की नजर आता है। यहाँ तक कि आप देखते हैं ट्रेन चलाने वाला, बस चलाने वाला, ये भी आपको लड़की मिलता है। ऑटो चलाने वाला भी लड़की मिलती है। इसका मतलब क्या, दुकान चलाने वाला। तो ये आप जो बोल रहे थे पहले कि नहीं कर सकती है, क्रिकेट खेलने वाला आज के डेट में लड़की मिल रही है। तो ये जो बोल रहे हैं कि नहीं कर सकते थे, ये बताइए वास्तविकता को जाने नहीं, आप बच्चे से रुचि पूछे नहीं, आप बच्चे की योग्यता को जाने नहीं। तो बिना उसके योग्यता को जाने, बिना उसके इंटरेस्ट को जाने अगर हम कुछ निर्णय दे रहे हैं तो उस निर्णय का नाम होता है एक तरह से लैंगिक रूढ़िबद्धता। इसको बोलते हैं कि गांव समाज का आदमी लैंगिक रूढ़िबद्धता से ग्रसित है। उस समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, समाज के अंदर जो लिमिटेशन है, उसी के अंदर वो ढका हुआ है और उसी के अनुसार वो निर्णय देता है, जिसके कारण क्या होता है, लोगों को गलत साबित कर देता है। ये पहला कारण है लैंगिक पक्षपात का, क्योंकि लैंगिक रूढ़िबद्धता के कारण लैंगिक पक्षपात होता है। मतलब लैंगिक पक्षपात का एक कारण लैंगिक रूढ़िबद्धता है। क्लियर है? अब दूसरा कारण क्या है उसको समझिएगा। लैंगिक रूढ़िबद्धता का दूसरा कारण है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पारिवारिक स्थिति। पारिवारिक स्थिति मतलब फैमिली सिचुएशन। फैमिली फैमिली सिचुएशन फैमिली सिचुएशन पारिवारिक स्थिति क्या है? पारिवारिक स्थिति उसको जानिए। जैसे मान लो कि अगर किसी फैमिली में गरीब गरीब फैमिली है, और गरीब फैमिली में वो सोचते हैं क्या कि बेटा जो होगा, गरीब फैमिली में वो सोचते हैं कि बेटा जो होगा वो बेटा ही एक तरह से क्या है कि मेरा बुढ़ापे का सहारा होगा। इसलिए जितना भी हो सके पूरा खर्च बेटे पे कीजिए। जितना ज़्यादा बेटे पे खर्च कीजिएगा, रिजल्ट आपको उतना बढ़िया मिलेगा और लास्ट तक आपके साथ रहेगा। क्योंकि बेटी जो होती है वो पराये की धन होती है। अगर उनको पढ़ा भी दिए तो पढ़ाने के बाद उनको कहाँ जाना है? दूसरे घर में जाना है। अगर उनको नौकरी भी लग गया तो नौकरी का पैसा दूसरे घर में जाएगा, मेरे घर में नहीं आप रह पाएगा। इसीलिए बेटी को मत पढ़ाओ, बेटी को मत पढ़ाओ। जैसे कि यहाँ गरीब परिवार का सोच, जैसे अगर हम बोलें गरीब परिवार का सोच, गरीब परिवार का सोच होता है, सोच क्या है? गरीब परिवार का सोच क्या है कि लड़की जो होता है, लड़की पराये पराये का पराये की धन है, इसलिए लड़की को नहीं पढ़ाओ। और लड़का जो है लड़का जो है वो क्या है? बुढ़ापे का सहारा है। बुढ़ापे का बुढ़ापे का सहारा है, इसलिए लड़का को पढ़ाओ, लेकिन लड़की को नहीं पढ़ाओ।
ये सोचता है कब, जब पैसा उसके पास कम है। लेकिन जब पैसा आ जाए उसके पास, जब उसके पास सभी मतलब सब चीज बढ़िया से रहे, तो कौन आदमी नहीं चाहता है कि मेरे घर में बेटा भी पढ़े बेटी भी पढ़े, सब चाहता है। इसलिए ये पारिवारिक स्थिति भी होता है, फैमिली सिचुएशन भी होता है, जो कि एक तरह से क्या है, बच्चे को पढ़ाता है और बच्चे में भेदभाव पैदा करता है। तो यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि पारिवारिक स्थिति भी क्या करता है कि आपको लैंगिक पक्षपात को बढ़ावा देता है, मतलब कि एक लिंग को मानता है और दूसरे लिंग को इग्नोर करता है। अगला क्या हो सकता है, तीसरा, तीसरा नंबर होता है जिसको बोलते हैं कि मनोवैज्ञानिक स्थिति। मनो 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 एक तरह से क्या है, इसको बोलते हैं मनो स्थिति, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक स्थिति, जिसको बोलते हैं क्या, अब क्या है मनोवैज्ञानिक, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल स्टेटस, साइकोलॉजिकल सिचुएशन। जैसे आपसे पूछे, अगर कोई लड़की गरीब है, उन्होंने देखा कि मेरे माता पिता ने हमें नहीं पढ़ाया लेकिन मेरे भाई को पढ़ाया, और जब ये सिचुएशन को जन्म से लेके वो 25 साल तक अपने घर में देख रही है, और जब उस लड़की का शादी हो जाता है और शादी होके वो कहीं और चल जाती है और उसका बेटा बेटी होता है, तो वो लड़की के दिमाग में ये बात रहता है कि चूंकि मेरे मम्मी पापा लड़की को नहीं पढ़ाए, इसलिए हम अपने बेटी को नहीं पढ़ाएंगे। हम किसको पढ़ाएंगे, बेटा को पढ़ाएंगे। क्योंकि बेटा जो होगा वो एक तरह से क्या है कि मेरा धन होगा, मेरा संपत्ति होगा, लेकिन बेटी जो होगा मेरा धन संपत्ति नहीं होगा। ये क्या है, उसके दिमाग में जाके बस गया। तो जब दिमाग में बस जाए वो चीज और उसके अनुसार से निर्णय लेने लगे, इसका मतलब ये भी लैंगिक पक्षपात को जन्म दे रहा है। मतलब क्या है, अगर अगर माँ अगर माँ पापा अगर माँ पापा पापा बेटी को नहीं पढ़ाए, तो हमें भी अपनी बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए, अपने बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि लैंगिक पक्षपात को जन्म जो दे रहा है, मनोवैज्ञानिक स्थिति दे रहा है, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी, कि जो अपने परिवार में आप देखते हैं वही निर्णय हम लेते हैं। ये साइकोलॉजी में जाके बस जाता है। अगला क्या हो सकता है, चौथा, तीसरा से चौथा नंबर, चौथा नंबर क्या हो सकता है, जैसे मान ली आपको बोलेंगे कि सरकार की रणनीति, सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण, रिजर्वेशन। बताइए, ये भी मेन कारण है कि नहीं, सरकार द्वारा दिया गया रिजर्वेशन। अब बताइए, सरकार जो है रिजर्वेशन दे रही है, रिजर्वेशन क्यों दे रही है, ताकि इसलिए जो निचला तबका का आदमी है, जो पीछे रह गया है, जो गरीब है, उसको मदद मिले और वो जल्दी समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके। लेकिन सरकार कर क्या रही है, उसको कमजोर कर रही है। मतलब उन्होंने बोल दिया कि अगर यहाँ पे कोई जनरल कैंडिडेट है, तो जनरल कैंडिडेट को हम नौकरी में कोई रिजर्वेशन नहीं देंगे, मतलब कि इसमें कोई छूट नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है, तो ओबीसी को हम क्या करेंगे, हम देंगे 29% का छूट। अगर यहाँ पे एससी एसटी कैंडिडेट हो गया, तो इनको भी हम छूट देंगे 18-19% का। अब टोटल जोड़िएगा तो आप बताइए 50% का छूट हो गया खाली इधर। अब बताइए, जनरल वाले जब इन चीज को देखेगा तो कितना खराब लगेगा। इसका मतलब सरकार नहीं हुआ कि इनको इनसे अलग कर दिया, पक्षपात कर दिया। दूसरा बात, अब जैसे यहाँ पे बीपीएससी टीचर का एग्जाम चल रहा है, बीपीएससी टीचर का एग्जाम चल रहा है, TRE 3, 4 जो भी हो रहा है, उस एग्जाम में देखिएगा कि जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं
उस गर्ल्स कैंडिडेट के लिए क्या है, बीपीएससी टीचर में 50% का रिजर्वेशन है, लेकिन बॉयज कैंडिडेट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं। मतलब अगर चाहे लड़की तो लड़का को हरा के 100% पे सिलेक्शन ले सकती है। मतलब लड़के के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए रिजर्वेशन है। बताइए ये रिजर्वेशन जब दे रहे हैं तो बताइए लड़का जब इसको देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि सरकार हमारे साथ कैसा कर रहा है, पक्षपात कर रहा है, कि एक को रिजर्वेशन दे रहा है और हमको रिजर्वेशन नहीं दे रहा है। लेकिन सरकार की अपनी एक नीतियां हैं कि लड़की बहुत पीछे रह गई है, उनको अगर समाज को बढ़ाना चाहते हैं तो लड़कियों को थोड़ा आगे आना चाहिए। उस समाज का अपना एक नीति है, सरकार का नीति है, उसके बारे में हम लोग अलग बात करेंगे। लेकिन यहाँ जो हम बता रहे हैं कि बताइए रिजर्वेशन जो है, ये रिजर्वेशन जो है ये लैंगिक पक्षपात को बढ़ावा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो मेन लैंगिक पक्षपात को जो बढ़ावा दिया वो सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि लैंगिक पक्षपात को बढ़ावा देने वाला सबसे पहला था जिसको बोलते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता, जो कि वास्तविकता को बिना जाने किसी के बारे में कुछ सोच लेना, निर्णय दे देना ही लैंगिक एक तरह से रूढ़िवादिता है। क्लियर है। दूसरा हम आपको बताए थे लैंगिक रूढ़िवादिता में कि एक तरह से क्या है, दूसरा है जिसको बोलते हैं पारिवारिक स्थिति। अगर गरीब परिवार है तो गरीब परिवार में ये सोचता है कि अगर कोई मेरे पास बेटी है तो उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, और बेटा है तो उसको पढ़ाएंगे क्योंकि बेटा ही मेरा सहारा है। क्लियर है। उसके बाद जब देखते हैं यहाँ पे मनोवैज्ञानिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल स्थिति। ऐसा होता है कि एक आदमी जब अपने भर जिंदगी में वही चीज को देखता है तो जब उसके साथ गुजरता है तो वो भी वही काम करता है। इसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक, मतलब अपने साथ भी उन्हीं काम को दोहराता है। और साथ में सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण, ये मेन मुद्दा था जिसके बारे में क्या है लैंगिक पक्षपात को जन्म मिलता है। अब लैंगिक पक्षपात जब जान गए कि किन कारणों से हो रहा है तो बताइए लैंगिक पक्षपात को खत्म भी करना पड़ेगा। तो लैंगिक पक्षपात को खत्म करने के लिए एनसीईआरटी, जैसे सीबीएसई बोर्ड होता है, तो एनसीईआरटी आपका बुक का डिजाइनिंग जितना भी होता है, बुक वगैरह देखते हैं कि बुक जब निकलता है तो उस पर एनसीईआरटी का लिखा रहता है। इसका मतलब एनसीईआरटी बुक जो है बुक के बारे में एक तरह से निर्णय लेता है कि बुक में कौन कौन सा कंटेंट होना चाहिए। तो उस बुक में एनसीईआरटी ने बहुत बढ़िया से समृद्ध किया, मतलब बहुत बढ़िया से सर्वेक्षण किया, सर्वे किया, और देखा गया कि जहां जहां लैंगिक पक्षपात के लिए कुछ वर्ड को जन्म भी दे रहा है उस वर्ड को वहां से हटाइए, उस पिक्चर को वहां से हटाइए, उस उदाहरण को वहां से हटाइए। और इन चीजों को हटाने के बाद तब जाके पता चला कि भाई लैंगिक पक्षपात अब लैंगिक समानता में बदलना चाहिए। क्लियर है। तो लैंगिक पक्षपात को अब क्या करना है, हमें दूर करना है। हमको क्या करना है, दूर करना है। तो हम बोलेंगे लैंगिक पक्षपात, लैंगिक पक्षपात, लैंगिक पक्षपात को दूर करना, दूर करना। तो लैंगिक पक्षपात को दूर करने के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है उसके बारे में समझिए। लैंगिक पक्षपात को दूर करने के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है उसके बारे में समझिए। लैंगिक पक्षपात को दूर करने के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है। पहला काम किया जा रहा है कि टीचर कभी भी ऐसे भाषा का प्रयोग ना करे क्लास में जिससे कि लिंग का निर्माण हो। मतलब शिक्षक शिक्षक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करे, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करे। कैसे लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करे, जैसे शिक्षक ये नहीं बोल सकता है कि लड़कियां जो है वो बहुत ही बढ़िया बात करती है, लड़के जो हैं साइंस में तेज होते हैं, उसको नहीं। अगर लड़का भी बोलना है तो उनको बोलना है कि स्टूडेंट जो है साइंस में बढ़िया होते हैं। अब क्या है कि गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स और बॉयज ना बोल के हमने एक शब्द को बोला जिसका नाम है स्टूडेंट, जिसका नाम है हमको स्टूडेंट। तो स्टूडेंट बोलने में कोई लैंगिक पक्षपात नहीं है, लेकिन जहां पे गर्ल्स आ गया, जहां पे बॉयज आ गया, वहां पे लैंगिक पक्षपात है। बताइए। अब आपसे पूछेगा कि चेयरमैन बोलना लैंगिक पक्षपात है कि नहीं है, क्योंकि अगर वहां पे अगर कोई लेडी भी बैठेगी चाहिए हम लोग चेयरमैन ही बोलेंगे, कभी चेयर वोमेन नहीं बोलते हैं। जैसे आप प्रेसिडेंट में देखते हैं, अगर वहां पे प्रेसिडेंट को हिंदी में देखिएगा तो राष्ट्रपति होता है। अगर वहां कोई लेडीज भी प्रेसिडेंट बन गए तो उनको राष्ट्रपति ही बोलेंगे। बताइए पति जो शब्द है वो मेल कैंडिडेट का है, मेल का है। तो अगर वहां कोई बन गया है लेडीज कैंडिडेट तो उनको पत्नी बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलते हम लोग। इसीलिए इन सब चीजों को जिससे लिंग का निर्माण होगा उसका कभी यूज नहीं करेंगे। मतलब हम लड़का और लड़की ना बोलेंगे, हम लोग क्या चीज बोलेंगे, स्टूडेंट बोलेंगे। हम लोग क्या है, सर नहीं बोलेंगे, हम लोग मैडम नहीं बोलेंगे, हम लोग सर नहीं बोलेंगे, हम लोग मैडम नहीं बोलेंगे। इन दोनों का स्थान पे जो शब्द बोलेंगे उसका नाम है टीचर। तो टीचर बोलेंगे, टीचर से कोई दिक्कत नहीं है।
इसको बोलते हैं कि कक्षा में लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करना, कभी भी लिंग का निर्माण ना हो ऐसे भाषा का प्रयोग हमें करना। दूसरा क्या है, दूसरा है क्या कि लड़के या लड़कियों को उसके शारीरिक बनावट के अनुसार नहीं, उसकी रुचि के अनुसार विषय का बंटवारा करना चाहिए। मतलब क्या है, विषय का बंटवारा, विषय का चयन, विषय का चयन या बंटवारा, बंटवारा शारीरिक बनावट पे नहीं, शारीरिक बनावट के आधार पर नहीं, के आधार पर नहीं, बल्कि बल्कि शारीरिक बनावट के आधार पर नहीं, बल्कि रुचि के आधार पर होनी चाहिए, रुचि के आधार पर होनी चाहिए, रुचि के आधार पर होनी चाहिए। मतलब जितना ज़्यादा हो सके बच्चे के रुचि के बारे में हम लोग ज्ञान करेंगे, रुचि के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, विषय का बंटवारा करेंगे। इसके आधार पे, रुचि के आधार पे। ये सबसे पहला बात। तीसरा बात क्या है कि अगर कक्षा का पाठ्य पुस्तक है तो कभी भी पाठ्य पुस्तक में ऐसे चीज़ों का मेल नहीं होना चाहिए जिससे लैंगिक पक्षपात हो। मतलब क्या है, पाठ्य पुस्तक जो होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक जो होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक लिंग मुक्त होना चाहिए, लिंग मुक्त होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, लिंग मुक्त होना चाहिए। जैसे कभी भी पाठ्य पुस्तक में ऐसे चीज़ों का समावेश नहीं होना चाहिए कि सीता खाना बनाती है, खाना बनाती है और राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। ऐसे चीज़ों का कभी भी समावेश नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब सीता हमेशा खाना के साथ संबंध जोड़ेगा और राम हमेशा खाने के साथ संबंध जोड़ेगा। इसका मतलब खाना बनाने का काम लड़कियों का है, खाना खाने का काम लड़कों का है, ऐसा समझ लेगा। क्लियर है, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा है क्या, चौथा, कि अगर एक बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं क्लास में तो उसको इस तरह से माहौल दें ताकि बच्चा लड़का या लड़की के आधार पर नहीं, स्टूडेंट के आधार पर समझा जाए। मतलब कक्षा का वातावरण इस तरह से रखें, कक्षा का वातावरण, कक्षा का वातावरण इस तरह से रखें, इस तरह से रखें कि लड़का या लड़की के रूप में नहीं बल्कि स्टूडेंट के रूप में समझे, स्टूडेंट के रूप में समझे। मतलब अपने आप को किसके रूप में समझे, स्टूडेंट के रूप में। तो कक्षा का ऐसा वातावरण रखिए जिसमें कि आदमी स्टूडेंट का है, अपने आप को किसके रूप में समझे, स्टूडेंट के रूप में, लड़का या लड़की के रूप में नहीं। ऐसा ही इसको नहीं लगना चाहिए कि लड़का या लड़की का नाम भी कभी आया है। लास्ट में जो पांचवा पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा को को एजुकेशन व्यवस्था से युक्त करें। को एजुकेशन, शिक्षा को को एजुकेशन, जिसको बोलते हैं सहपाठी, सह शिक्षा, जिसको बोलते हैं सह शिक्षा। शिक्षा को लिखो, शिक्षा को एजुकेशन के रूप में शिक्षा को एजुकेशन के रूप में प्रस्तुत करें, शिक्षा को एजुकेशन के रूप में क्या करें, प्रस्तुत करें। तो को एजुकेशन क्या होता है, को एजुकेशन मतलब होता है कि लड़का या लड़की में कोई फर्क नहीं। मतलब क्लास में जब आए तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि आगे जो है खाली लड़की बैठेगी और पीछे जो है लड़का बैठेगा। मतलब कि अगर कोई लड़की पीछे भी आई है, क्लास में 10 मिनट लेट आया, तो हम आगे से लड़का को उठा के पीछे कर देंगे और लड़की को आगे बैठाएंगे। बताइए कितना खराब लगेगा लड़का को। ये पक्षपात हुआ कि आप लड़की को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हैं, लड़कों को नहीं दे रहे हैं। जबकि लड़का लेट से आएगा तो कभी आप ऐसा नहीं कीजिएगा, उसको बोलिए ठीक है पीछे बैठ जाओ तुम। इसका मतलब क्या है, आपने एक लिंग को बढ़ावा दिया, दूसरे लिंग को इग्नोर किया। इसको बोलते हैं लैंगिक पक्षपात। तो हमको कभी ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, जिसको जहां बैठना है बैठो। अगर लड़की पीछे आई पीछे बैठो,
अगर कोई लड़का आ गया आगे बैठो, मतलब बैठने का सीट जो है फिक्स नहीं होना चाहिए। जिसको जहां मन करे खुले मुक्त रूप से क्या है उन चीजों के बारे में बैठना चाहिए। क्लियर है? तो ये लैंगिक पक्षपात का कुछ एक तरह से 5 अहम बिंदु था, जिसके बारे में यहाँ पे एक तरह से देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। तो जो जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं और लैंगिक पक्षपात के बारे में समझना चाह रहे हैं, तो हमें लगता है कि बहुत बढ़िया तरह से आपका यहाँ पे क्लास स्टार्ट हुआ है। और ये क्लास जो अभी जैसे आपका लगा, उसके बाद हम लोग क्या है नया चैप्टर शुरू करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा से आपका क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए हम लोग वहीं जल्दी स्टार्ट करेंगे, और वहाँ से हम लोग जैसे ही एंड करेंगे उसके बाद आपका एनसीएफ, एनईपी, एक तरह से आरटीई, और एक तरह से आरपीडब्ल्यूडी एक्ट दिव्यांग अधिकार अधिनियम। उसके बाद हम लोग जो सीखेंगे वो एक तरह से क्या है इसका ब्लूम टेक्सोनोमी का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें कि संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों क्षेत्रों के बारे में अलग अलग तक का स्टेप दिया है। उस स्टेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना? तो तब तक आप इंजॉय कीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं। थैंक यू।